घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। आपको दिखाएंगे हर वो अहम खबर जिसका आज के दिन में महत्व है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये खबर इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार से जुड़ी हुई है, जो साथी पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर मामले में गिरफ्तार है। इस मामले में बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। छत्रसाल स्टेडियम केस में पुलिस को रोहित की तलाश थी। इस मामले में अब तक सुशील कुमार समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। काफी समय से रोहित की तलाश में पुलिस थी, अब इसे धर दबोचा गया है, इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और ये वीडियो दरअसल आप वारदात के समय का देख रहे हैं, जिसमें सुशील कुमार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रोहित करोर भी इस वीडियो में है और ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो से दरअसल काफी हकीकत सामने आ गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, वीडियो से काफी कुछ चीजें साफ हो रही है, लेकिन रोहित करोर का इस पूरे मामले में क्या रोल है, तफसील से बताएं। देखिए, रोहित करोर जो है वो 2007 यानी पिछले 14 सालों से सुशील पहलवान से जुड़ा हुआ है। पहलवानी करता था, बेहद करीब था, एक साथ ये लोग कहीं भी जाते थे। तो पुलिस को जब वीडियो मिला और वीडियो में रोहित दिखा, उसके बाद फिर पुलिस ने 8 लोगों के बयान दर्ज किए और उन बयानों के आधार पर जब पुलिस ने उसको क्रॉस चेक किया, क्योंकि 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें सुशील, अजय और बाकी 4, तो इन सब के जब पुलिस ने बयान लिए, उसके बाद टेक्निकल एविडेंसेस जुड़ाए, तो उसके बाद फिर पुलिस कम से कम 5 से 6 लोगों की अभी इस वक्त की हम बात करें तो तलाश में जुटी हुई है। और रोहित करोर तक उसके बाद पुलिस पहुंची, उनमें से एक के। इन सभी को पुलिस सभी की मौजूदगी देख रही है, यानी कॉमन इंटेंशन सभी के खिलाफ लग रहा है। लेकिन वहां पर जब स्पॉट पे लोग पहुंचे तो मारपीट की नियत, क्योंकि हथियार साथ में थे, बदमाश साथ में थे, तो नियत थी, लेकिन किसका क्या रोल था ये एक एक करके पुलिस धीरे धीरे वेरीफाई करती जा रही है। और इसके लिए वो तमाम जो एविडेंसेस जो जुटा रही है, उसकी मदद ले रही है पुलिस आगे बढ़ने में केस के। साथ साथ जो पुलिस कर रही है वो कर रही है मोटिव पता लगाना, क्योंकि पुलिस मोटिव पे उलझी हुई है। पुलिस को बिल्कुल ये बात गले नहीं उतर रही कि सिर्फ 2 महीने के किराए के लिए इस तरीके से तैयारी के साथ जाकर के मारपीट की गई और फिल्माया गया, मोबाइल में इस पूरी वारदात को फिल्माया गया, ये पुलिस के गले नहीं उतर रही। और यही वजह है कि पुलिस एक एक करके सारे किरदारों को अलग अलग वेरीफाई कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि इस केस के तह तक पहुंचा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि 4 और 5 मई की रात जो कुछ हुआ उसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि जो कुछ हुआ वो धीरे धीरे पुलिस के सामने अब साफ होता जा रहा है। पुलिस के पास एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, पुलिस के पास अभी फॉरेंसिक एविडेंसेस और मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस को मौके से डंडे वगैरह भी मिले थे जिन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान है, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे, खून के निशान जो थे उनकी भी जांच कराई जा रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये अभी वेरीफाई करने में पुलिस जुटी हुई है। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये पूरा मामला दरअसल 8 लोगों के इर्द गिर्द अब घूम रहा है, जिसमें सुशील कुमार की अहम भूमिका बताई जा रही है। छत्रसाल स्टेडियम में हुई इस वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका है, जब सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर समेत 2 लोग की पिटाई की थी। उस दौरान का एक वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने कल सुशील को यही वीडियो दिखाकर सवाल जवाब किए। दो बार के ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार के सिर पर किस कदर खून सवार हो गया था, ये वीडियो उसका सबूत है। यही वीडियो सुशील कुमार पर पुलिस के कसते शिकंजे का सबसे बड़ा औजार भी है। 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक खिलाड़ी कैसे अपराधी बन गया, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार से पूछताछ के दौरान
जब उन्हें ये वीडियो दिखाया तो सुशील कुमार सन्न रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वारदात के दौरान बनाया गया ये वीडियो पुलिस के हाथ लग चुका है। सुशील कुमार तो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। जमीन पर गिरा शख्स जिसे सुशील कुमार पीटते दिख रहे हैं वही सागर धनखड़ है, जिसने इस पिटाई के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार को नीरज बवाना गैंग के सदस्यों के साथ बिठाकर भी पूछताछ की। वीडियो के जरिए वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की पहचान की गई। सुशील कुमार के 2 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इन तस्वीरों में उस रात मचे कोहराम में हथियारों की मौजूदगी के भी साफ साफ सबूत है। गौर से देखिए यहाँ कैसे एक शख्स खुलेआम हाथ में रिवॉल्वर लिए घूम रहा है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, इसी जगह थोड़ी दूर पर ठीक ऐसा ही एक और मंजर दिखाई दे रहा है। वहां भी एक नौजवान पीठ के बल जमीन पर पड़ा है, जबकि कुछ और लोग उसे घेर कर उस पर भी लाठी डंडों की बरसात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वो सोनू महाल हो सकता है। पास ही एक होंडा सिटी कार भी खड़ी है, जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। बताते हैं कि सुशील कुमार उस रात इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अगवा करके ले आया था। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत देश के पूर्वी हिस्सों में आई यास तूफान ने तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश से दोनों राज्यों के कई पेड़ उखड़ गए, सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए, कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि तूफान का जोर अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बिहार और इससे सटे उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अब भी बारिश हो रही है। आज प्रधानमंत्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री के अगुवाई ये दोनों करेंगे। हालांकि हवाई सर्वे में ममता बनर्जी पीएम के साथ नहीं रहेंगी। नुकसान का जायजा लेने के लिए वो अलग से सर्वे करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कार्यक्रम रहने वाला है चक्रवात को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा का भी एरियल सर्वे होगा। देखिए, दोनों प्रदेशों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद जो है दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। लगभग 11:15 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे और भुवनेश्वर जाएंगे और वहां से उड़ीसा के जिन जिन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो बालासोर है या अन्य जिले हैं, वहां का एरियल सर्वे करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसका पूरा जायजा लेंगे और वहां से सीधा कोलकाता जाएंगे और उसके बाद मिदनापुर और अन्य जिलों के अंदर जाकर वहां पर एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी से ये मुलाकात बहुत खास है क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके के हालात राजनीतिक बने हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। भले ही एक संकट के समय में है जब वहां पर एक यास साइक्लोन ने जो है पूरी तरीके से तबाही मचाई है, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। और पिछली बार भी याद कीजिए जब वो इसी तरीके का साइक्लोन आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सर्वे पर उन्होंने एरियल सर्वे भी किया था और पूरा जायजा लिया था। तब वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उनके साथ ही थी, लेकिन इस बार इस तरीके की कोई नहीं होने जा रहा है कि ममता बनर्जी उनके साथ एरियल सर्वे के समय साथ रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे तब जरूर ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। लेकिन व्यास सर्वे साइक्लोन के बाद प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों प्रदेशों में बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। जो क्षति हुई है उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या राहत पैकेज दिया जाएगा उसकी घोषणा प्रधानमंत्री के एरियल सर्वे के बाद ही जो है वो घोषणा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर झारखंड में यास तूफान के असर से एक पुल ढह गया। करीब 3 साल पहले ये पुल 13 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। नाम भले ही तूफान का लग रहा हो, लेकिन इस तबाही की असल वजह वो बीमारी है जो हमारे सिस्टम की रग रग में बस चुकी है। भारी भरकम
ये पुल किसी खिलौने की तरह बीचों बीच से दो टुकड़े हो गया। विकास के दावों के नाम पर खड़ा किए गए पुल की हैसियत तूफानी बारिश के आगे एक मजाक से ज्यादा साबित नहीं हो पाई। ये मंजर झारखंड के खूंटी का है, जहां विकास के नाम पर करोड़ों के खर्च की पोल 2 दिनों की बारिश ने खोल दी। कहने को तो ये देश के पूर्वी हिस्से में आए यास तूफान का कहर है, लेकिन असलियत ये है कि तूफान ने झारखंड में खोखले हो रहे सिस्टम की एक झटके में चिंदियां उड़ा दी। भारी भरकम पिलर जमीन में धंसकर चूर चूर हो गया और उस पर टिका पुल का एक हिस्सा सूखी लकड़ी की तरह चटक गया। कांची नदी में ये पुल महज 3 साल पहले बना था। पुल की लागत करीब 13 करोड़ थी। आरोप है कि पुल के आसपास अवैध रेत खनन हो रहा था। अवैध खनन के चलते पुल कमजोर हो गया। तूफानी बारिश में कमजोर पुल धराशायी हो गया। इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। इसी इलाके में इससे पहले भी 2 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पहले जो पुल गिरे उनका निर्माण करने वाली कंपनी वही है जिसने इस पुल को तैयार किया था। सीधा आरोप लग रहा है कि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की समीक्षा किए बगैर जनता का पैसा आंख मूंद कर चहेतों को लुटाया जा रहा है। इससे लगभग 15-20 गांव प्रभावित होंगे। इससे बुंडू थाना आपका नदी के उस पार पड़ गया, फिर इस साइड आपका सोनाहातू पड़ गया और इधर आपका तमाड़ पड़ गया। ये 3 थाना का बॉर्डर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जमीन का लेवल पानी है नदी में। अभी नदी में अभी लगभग 1-2 आदमी डूब जाएगा। 10 फीट के आसपास पानी होगा। क्या पुल धंसने लायक पानी था? पुल धंसने लायक पानी था, लेकिन इसमें करप्शन भी है थोड़ा बहुत देखा जाए तो। यास तूफान के कहर के निशान देश के पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर दिख रहे हैं, लेकिन झारखंड की ये घटना बता रही है कि तूफान ने जो किया वो तो एक झटके में किया। ज्यादा खतरा उन दीमकों से है जो सिस्टम को भीतर से खोखला करने में दिन रात जुटे हैं। अरविंद सिंह, खूंटी, आज तक। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त रांची से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ऐसे न जाने कितने पुल हैं जो उस एरिया में जो पहले इसी तरीके से ढह चुके हैं। उसके बावजूद आप उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका निर्माण की जिम्मेदारी देते हैं और अब जांच की बात करते हैं। ढाक के 3 पात। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा जो है नमूना सामने आया है कि किस तरह से जो एक साथ साठगांठ होता है, चाहे वो ठेकेदार हो या फिर अधिकारी हो, तो उनके बीच जो एक बना हुआ है, कार्टेल एक बना हुआ है, वो एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। जिस तरह से पुल जो है ध्वस्त हुआ, और अभी मजेदार बात यह है कि उसकी उद्घाटन भी नहीं हुई थी। 8 करोड़ के लागत से वो पुल बना था और वहां उस पूरे इलाके के लिए लाइफलाइन था। कांची नदी जो है उसके ऊपर ये पुल बना हुआ था और तमाड़ से सोनाहातू जाने का और राहे जाने का ये एक अच्छा रास्ता होता। ग्रामीण इलाका जो है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती, लेकिन वो जैसे साइक्लोन यस का इफेक्ट है, अगर इसको हम पॉजिटिवली देखें तो इसने एक्सपोज कर दिया साइक्लोन के इफेक्ट ने कि किस तरह से अंडर द टेबल किस तरह से पाल्म को ग्रीस करके और किस तरह से काम लिया जाता है, किस तरह से जो लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अगर कोई नुकसान में रह रहा है तो वो है आम लोग। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जैसे पुल बह गया उसी तरह से पानी में बह जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रक्शन का ट्रेल कहीं ना कहीं छोड़ गया है। हर जगह जो नदियां हैं वो उफान पे हैं, जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। रिकॉर्ड बारिश हुई है 31 साल में। झारखंड में अमूमन बरसात में 1300 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है और इस बार जो सेंट्रल झारखंड है अकेले वहां जो है इससे ज्यादा बारिश हो गई है एक दिन में। वो भी रांची में जो है 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चाईबासा जहां से ये जो तूफान है वो एंटर किया था वहां पे 207 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा जो है हजारीबाग में 155 मिलीमीटर और अमूमन जितने भी सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट हैं
सेंट्रल झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश दर्ज की गई है। और ये पलामू गढ़वा तक यानी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें और अगर हम दक्षिणी जिलों को छोड़ दें जहां आइसोलेटेड जिलों में ज़्यादा बारिश हुई है, तो लगभग पूरे झारखंड में बारिश हुई है और हर जगह 100 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड किया गया है तो 24 जिले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1300 से 1400 मिलीमीटर पूरे बरसात में बारिश होता था और अब जो है अकेले ही एक दिन में कितना बारिश हो गया, यानी 1400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक ही दिन में दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यास तूफान का असर अब झारखंड और बिहार जैसे तमाम राज्यों में भी पड़ रहा है। लेकिन अब आगे की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे मेहुल चौकसी की, क्योंकि 13,000 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी। और चौकसी को एंटीगुआ से क्यूबा भागने की फिराक में डोमिनिका पुलिस ने धर दबोचा था, जिसके बाद उसे भारत प्रत्यर्पित करने की खबरें आई, जिसकी पुष्टि खुद डोमिनिका और एंटीगुआ सरकार ने की। लेकिन अब इस केस में एक ट्विस्ट आया है। डोमिनिका सरकार ने कहा कि वो मेहुल चौकसी को भारत के बजाय एंटीगुआ ही भेजेगी। पीएनबी घोटाले में 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने की उम्मीद को धक्का लगा है, क्योंकि अब डोमिनिका ने चौकसी को वापस एंटीगुआ भेजने का फैसला किया है। दरअसल डोमिनिका के नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार चौकसी को जल्द एंटीगुआ भेज दिया जाएगा। इस बारे में एंटीगुआ और बारबुडा से चौकसी की नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद चौकसी को एंटीगुआ को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से कहा था कि चौकसी को सीधे भारत भेज दो, जिसकी पुष्टि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने भी की थी। Our specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. दरअसल भारत प्रत्यर्पण के डर से मेहुल चौकसी क्यूबा भागने की फिराक में था। रविवार को एंटीगुआ से लापता होने के बाद मेहुल चौकसी का पता लगाने में इंटरपोल भी लगी हुई थी। मंगलवार को उसे डोमिनिका में दबोच लिया गया था, जिसके बाद से माना जा रहा था कि मेहुल चौकसी को अब भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। हालांकि तब मेहुल चौकसी के वकील ने कहा था कि मेहुल चौकसी अब भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है। Being in Antigua because he is a valid citizen of Antigua. Moreover, in Antigua, by challenging the vires, that is the constitutional validity of the Antiguan Extradition Act, Antiguan Citizenship Act, we've taken a stay on even the processing of any extradition request sent from India or to be sent from India. So the matter is pending in the High Court at Antigua, so there was no issue at all. यानी भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की उम्मीद एक बार फिर तकनीकी तामझाम में फंस गई है, जबकि डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकारें चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए अपनी हामी भर चुकी थी। चौकसी को 2017 में एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता मिली थी। 2018 में भारत से भागने के बाद से ही चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था। पीएनबी घोटाले में चौकसी के साथ उसका साथी नीरव मोदी भी भारत छोड़कर भाग गया था। तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डोमिनिका में चौकसी की गिरफ्तारी के बाद उसको भारत लाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिलहाल ये मामला अब टल गया है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को वैक्सीन की अलग अलग प्रकार देने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्वास्थ्य केंद्र पर 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, जबकि दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगी। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के एक गांव में वैक्सीन कॉकटेल सिर्फ एक चूक नहीं, सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये इंसान की जान से खेलने का अपराध है। ये वो करतूत है जिसने सरकारी मशीनरी के काम करने के तरीके, उसकी सोच को उजागर किया है।
इसमें आम लोगों की जिंदगी को सस्ता समझने की सरकारी ठर्रे की हिमाकत नजर आती है। सिद्धार्थनगर के औदही कलां गांव में 20 लोगों को 1 डोज कोविशील्ड और 1 डोज कोवैक्सीन देने के मामले में जब आज तक ने खबर दिखाई, तब स्थानीय प्रशासन से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आज तक की खबर के बाद करघरे में आई एएनएम को सस्पेंड किया गया है। संबंधित डॉक्टर्स पर भी गाज गिरनी तय है। आप लोगों को अवगत है कि ये प्रकरण ऑलमोस्ट 12 दिन पहले एक सब सेंटर पे एएनएम की लापरवाही की वजह से हुआ था, जिसमें ये गलत डोज लगा दी गई थी। तो उसमें उन एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया है। जो भी डॉक्टर हैं और जो भी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और बाकी लोगों का रेगुलर लेवल पे हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। अभी किसी को कोई समस्या नहीं है और रेगुलर लेवल पे एक डॉक्टर की टीम मॉनिटर करती है जो उनको हमेशा निगरानी में रखे फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, और यही चीज़ अभी निर्णय लिया है। अप्रैल को औदही कलां के स्वास्थ्य केंद्र पर 20 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगा। 14 मई को उन्हें कोवैक्सीन का टीका लग गया। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत सोच से भी परे है, क्योंकि एक टीकाकरण की राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग होती है। प्रशासन का दावा है कि जिन लोगों के वैक्सीनेशन में ये गड़बड़ झाला हुआ, उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनी हुई है। गनीमत है कि अभी किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा है, लेकिन जिनके साथ ये गड़बड़ी की गई, उनमें डर तो बैठा ही हुआ है। जाने अनजाने में लगा या पता नहीं चला? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जानकारी से लगाए कि वैसे भूल से लगी, ये तो वही बता सकते हैं। और ये 1 महीने के अंतराल पर जब आप लोगों को पड़ा, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अलग अलग वैक्सीन लग गई? जब वैक्सीन 14 अप्रैल को लगा, उसके बाद 14 मई को जब लगा, तो मानपुर के एक नंदलाल चौधरी थे। जब वैक्सीन खत्म हो गया तो फोन किए ब्लॉक पर, और वहां से पता चला कि वो वैक्सीन गलत है। वहीं से हम लोग को पता चला। तो जब गांव में अलग अलग वैक्सीन लगी तो क्या हड़कंप मचा था? क्या सब लोग चिंतित हो गए? जी हाँ, चिंतित जरूर हो गया साहब। चिंतित में तो आई गवा रहा था। ये बात सच है कि कोरोना वैक्सीन के कॉकटेल पर दुनिया भर में ट्रायल हो रहा है। वैज्ञानिक परीक्षणों से अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें एक तरह की वैक्सीन के कॉकटेल के खराब नतीजों के मिलने की आशंका नहीं है। लेकिन जिस चीज का पूरी सावधानी के साथ ट्रायल किया जाना चाहिए, ट्रायल के पहले जिम्मेदार अथॉरिटीज की मंजूरी मिलनी चाहिए, वो कुछ लोगों के साथ तुक्के में हो जाए, बिना उनकी इजाजत के हो जाए, बिना इस बात का आकलन किए हो जाए कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होगी तो क्या होगा, तब आप सिर्फ हैरान ही हो सकते हैं। ऐसे में सिद्धार्थनगर में लापरवाही से वैक्सीन कॉकटेल का ये मामला सरकारों के लिए सबक बनना चाहिए। कसूर सिर्फ एक एएनएम या डॉक्टर का नहीं है, उस पूरी चेन का दोष है जिसकी वजह से अलग अलग वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची और 20 लोगों को लग भी गई। इस गफलत के लिए हर एक दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से बचाव के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और तीसरा वैक्सीन। और अब कोरोना से बचाने वाली एक और चीज आ गई है जिसका नाम है नेजल स्प्रे, यानी नाक में डाला जाने वाला स्प्रे जो कोरोना से बचा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ ये नया इनोवेशन है। नाक में स्प्रे किया और वहां मौजूद वायरस खत्म। यूके के ट्रायल्स में कारगर साबित हुआ ये नेजल स्प्रे कोरोना की लहर को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनिटाइज ने इस नेजल स्प्रे को तैयार किया है। आप इसे हैंड सैनिटाइजर की तरह नाक में काम करने वाला स्प्रे भी कह सकते हैं। ये स्प्रे मरीजों को खुद ही अपनी नाक में करना होता है और ये कुछ सेकंड्स में नाक में ही वायरस को खत्म कर देता है। इससे ना तो वायरस पनप पाता है और ना ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंच पाता है। हम जानते हैं कि इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है। नाक ही वो जगह है जहां से वायरस की एंट्री होती है और वो अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। अगर हम वायरस को नाक में ही मार देंगे तो वो अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं अक्सर बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हूँ और जैसे ही उससे बाहर आती हूँ तो ये सुनिश्चित करती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं मास्क हटाकर तुरंत स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। इस स्प्रे में सबसे खास चीज है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कोरोना वायरस को मार देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर फरीद मुराद को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था और उनका रिसर्च इस स्प्रे को बनाने में काम आया। कनाडा और यूके में इस स्प्रे के ट्रायल हुए हैं। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटे के अंदर वायरस की संख्या को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटों में 99.9% तक। अच्छी बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट सहित अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ भी ये कारगर है। इस स्प्रे के साइड इफेक्ट्स और इससे जुड़े दूसरे जरूरी सवाल हमने रॉब विल्सन से पूछे, जो इसके ट्रायल की देखरेख कर रहे हैं। On side effects, where is it on side effects? We've seen no side effects. We've tried this. अब तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। हमने हजारों लोगों पर इसका टेस्ट किया है। ये एकदम सुरक्षित, ये काफी सेफ है। Can it work on all the variants and can children take that too? It's a general antiviral, so it should work. ये किसी भी वायरस के खिलाफ काम करता है, इसलिए ये सारे वेरिएंट्स पर कारगर है। 0.01% ऐसे केस हो सकते हैं जहां ये वायरस को न मार पाए, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये कारगर है। हमें उम्मीद है कि बच्चों के लिए भी ये एकदम सुरक्षित होगा। हालांकि सभी बच्चों को ट्रायल में शामिल नहीं किया गया है। Is it preventative or is it a cure and a treatment? At the moment, the trial has looked at it as a treatment. ये ट्रीटमेंट से ज्यादा बचाव के लिए कारगर है। ये स्प्रे नाक में ही वायरस को मार देता है। And can it replace vaccine? It won't replace the vaccine. We advise anybody to take the vaccine that has access. ये वैक्सीन को रिप्लेस नहीं करेगा, ये वायरस को फैलने से रोकेगा। ये वैक्सीन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे नतीजे और बेहतर हो जाएंगे। It does reduce hospitalization. Is that what we're leading to? We hope so. I mean, we haven't. हमें हॉस्पिटलाइजेशन पर पूरे नतीजे नहीं मिले हैं। ये फेज 3 ट्रायल में सामने आएगा, लेकिन ये वायरल लोड को कम करता है। How quickly can it be in the market and at what cost? Well, in terms of the market, हमारा इजराइल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और जगहों पर भी हम अप्रूवल के लिए बात कर रहे हैं। दाम अभी तय नहीं है। We haven't fixed the price yet. वैज्ञानिकों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना वायरस की एंट्री होती है, इसलिए नेजल स्प्रे काफी असरदार साबित हो सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में वैक्सीन को इस नेजल स्प्रे का साथ मिल जाए तो दुनिया कोरोना को हरा सकती है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़े हथियार के तौर पर सामने आया। इस हथियार पर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार घमासान खत्म नहीं हो रहा है। विपक्ष ने वैक्सीन की कमी पर सवाल किए तो सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया। वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य की जंग रोज तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो राज्यों को पर्याप्त टीका क्यों नहीं मिल रहा? विदेशी कंपनियों की वैक्सीन लाने में देरी क्यों कर रही है सरकार? लेकिन बीजेपी कह रही है वैक्सीन है, कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली नहीं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। सरकार ने विपक्ष के इल्जाम पर जो जवाब दिया उसमें बताया गया कि सरकार 2020 से ही दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात कर रही है। दुनिया के किसी वैक्सीन निर्माता का प्रस्ताव अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है। केंद्र घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगा हुआ है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का सुझाव कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र ने राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं छोड़ाया है। राज्यों को पारदर्शी तरीके से वैक्सीन का अलॉटमेंट हो रहा है और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी गंभीरता है और जल्द ही ट्रायल शुरू होंगे। हम जो यहाँ फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की कि सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन्स अवेलेबल ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं
उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया। राज्य कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। इससे संबंधित आंकड़े राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय उनके दावों को नकार रहा है। उसका दावा है कि भारत ने अब तक 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज अपने लोगों को लगा दी है और ऐसा करने वाला वो अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है। वैक्सीन से राज्यों पर जुबानी जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मिलने वाली वैक्सीन का आंकड़ा भी रखा। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन और सीधी खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक राज्यों को 22 करोड़ 16 लाख से अधिक डोज मिल चुकी हैं। इसमें खपत और बर्बादी मिलाकर 20 करोड़ 17 लाख से ज्यादा डोज खत्म हो चुकी है। यानी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख डोज से अधिक पेंडिंग है। राज्यों को अगले 3 दिनों में 11 लाख डोज और मिल जाएंगे। वैक्सीन बर्बादी को लेकर भी केंद्र के आंकड़े कई राज्यों पर सवाल उठाते हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीन बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3 है, लेकिन झारखंड में 37% और छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो गई, जबकि राज्य इससे इनकार कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर केंद्र सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कोई आलोचना हो रही है या कोई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब वो पलटवार करके राजनीतिक समझिए कि उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि अच्छा आप हमारे को ऐसा कर रहे हो, तो देखो कांग्रेस के राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन वैक्सीन को लेकर ये जंग आरोप से राष्ट्रवाद तक जा पहुंची है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें। उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं। उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। कोरोना महामारी के बीच जब केंद्र और राज्य पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तब रोज नया विवाद खड़ा हो रहा है, जिसे सिर्फ वैक्सीन की मांग को पूरा करके ही खत्म किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बट्टल बलिया औद्योगिक इलाके में कल रात भीषण आग लग गई। आग से अब तक किसी जिंदगी के नुकसान की खबर नहीं है। आग रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच लगी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की खबर लगते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, आग बुझाने में लग गई। केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से आग तेजी से फैली और बेकाबू हो गई। आग बेकाबू होने के बाद वायुसेना को भी आग बुझाने के काम में लगना पड़ा। राजस्थान में एक महिला की सांसें बेड न मिलने के कारण सिर्फ इसलिए थम गईं क्योंकि अस्पताल में पड़ा खाली वेंटिलेटर बेड किसी नेता, मंत्री, विधायक के नाम पर रिजर्व था। इस खाली बेड को आप देख रहे हैं, आपको खाली दिख रहा है। ये बेड कोटा के सूरज कनौजिया को भी खाली दिखा था। ये बेड उखड़ती सांसों के बीच जिंदगी के लिए जूझती 60 साल की वीणा देवी के नाती चंदन को भी खाली दिखा था। लेकिन वेंटिलेटर वाला यही बेड सिस्टम में खाली नहीं होता, क्योंकि इस बेड पर किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री का वीआईपी कोटे वाला अदृश्य कब्जा होता है। और जो दृश्य होता है, यानी जो आम आदमी इलाज के लिए बेड के इंतजार में दिखता है, उसके मरीज की सांसें उखड़ जाती थी। जैसे तोड़ दिया दम कोटा की वीणा देवी ने, जो भर्ती थी कोटा के ही एमबीएस अस्पताल में। क्यों? ये जानकर दस्तक देनी होगी आपको उस वीआईपी गिरी पर, जो आम आदमी से इलाज के लिए बेड पाने का अधिकार तक छीन लेती है। आपको ये हकीकत दिखाने परिवार तक संवाददाता शरद कुमार पहुंचे हैं। कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले, प्रशासनिक जिम्मा संभालने वाले जो डॉक्टर हैं, वो अभी भी वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसी का शिकार हुई हैं कोटा की वीणा देवी।
वीआईपी सिंड्रोम ये कि एमबीएस अस्पताल में खाली बेड वेंटिलेटर वाला होकर भी वीणा देवी को देने की जगह डॉक्टरों ने क्या कहा, ये सुनिए। डॉक्टर ने बोला किसी नेता या किसी विधायक से बात कराओ, जब जाके आपको बेड मिलेगा। और वेंटिलेटर और आईसीयू तो खाली पड़ा था, पर दिया नहीं हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत बोला पर हमें नहीं दिया कि विधायक या किसी राजनेता का फोन कराओ, जब जाके आपको मिलेगा। हम दिल पर कहाँ से फोन बात कराते हैं, हम जानते नहीं किसी को। डरते हैं डॉक्टर की किसी गरीब वीणा देवी जैसी जरूरतमंद को वो बेड दे दिया जो किसी नेता, विधायक, सांसद या मंत्री के लिए आरक्षित रखने का दबाव होता है, तो क्या जवाब देंगे अगर उनका फोन आ गया? जीत गए तो जान लगा देंगे वाली राजनीति जीत जाने पर जनता का बेड तक कब्जा करके बैठती है। आपने तस्वीर भी खींची खाली वेंटिलेटर को, डॉक्टर को दिखाया। जी बिल्कुल। मैं खुद अंदर आईसीयू में गया, उसकी फोटो ली, उसके बाद डॉक्टर को आगे दिखाई, तब भी डॉक्टर नहीं माना। क्या कहा आपने? उसने कहा किसी नेता, किसी विधायक का नंबर हो तो उसको फोन करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारे किसी का नंबर नहीं था, किसी को कॉल नहीं करा पाया। आम आदमी मरे या जिए, बस वीआईपी बेड खाली रहे वाली सोच पर जरूरी है दस्तक दीजिए। लेकिन सत्ता को माथे पर चढ़ा लेने वाले जवाबदेह मंत्री कहते हैं दिक्कत कहाँ है, सब ठीक चल रहा है। पहले बेड नहीं मिला करते थे, अब वो बेड आराम से मिला कर रहे हैं। एमबीएस में भी बेड खाली है, मेडिकल कॉलेज में भी काफी बेड खाली है, अवेलेबल है, ऑक्सीजन वाले बेड अवेलेबल हैं। सब अस्पताल में ठीक होता तो इसी कोटा में पिछले दिनों अपनी बहन बेटियों का शव कार में रखकर ले जाने के लिए जनता मजबूर नहीं दिखती। अब अस्पताल प्रशासन की नींद जरूर आम आदमी के हक में टूटने लगी है। हमने अब आइंदा ये अनुशंसा भी करी है कि समिति अधीक्षक या प्रिंसिपल साहब ये अनुशंसा वो करें कि भाई ऐसा कोई पेशेंट है तो उसको भर्ती कर लें, उसकी भले इजाजत आप बाद में ले लें। नेता बीमार होते हैं तो न सिर्फ बेड आरक्षित रहता है, बल्कि किसी सरकारी अस्पताल की जगह महंगे 5 स्टार अस्पताल में ही वो इलाज भी कराते हैं। काश ये नियम देश में बन जाता कि स्थानीय प्रधान से लेकर स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद को अपने ही इलाके के सरकारी अस्पताल में इलाज कराना होगा, तब बदलाव की दस्तक शायद आ जाए। शरद कुमार, कोटा, आज तक।